अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज दुनिया भर के बेशतर ममालिक में एक ऐसा दिन मनाया जा रहा है जिसमें बात हो रही है मेनिनजाइटिस की, जिसको हमारे ख़त्ते में गर्दन तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। आज के दिन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसी मौजू पर आज बात करेंगे। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद ताहिर अली, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। आइए उनसे जानते हैं मेनिनजाइटिस किस किस्म का मर्ज़ है और इसमें किस तरह का इलाज दरकार होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेनिनजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार किस तरह की बीमारी है और इसके जरासीम जिनकी बिना पर यह बीमारी होती है एक से ज़ायद अक़साम के होते हैं? मेनिनजाइटिस जो है वो जो हमारा दिमाग होता है इसके इर्द गिर्द कुछ झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें मेनिनजीस कहा जाता है, और जो उसका इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि जब उनमें उसमें सोजिश जिसे उर्दू में कह सकते हैं, उसकी जो सोजिश हो जाती है उसको मेनिनजाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके आम तौर पे इसके कॉजेज़ में बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और वायरसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोम जिन लोगों की मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उसमें फिर और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन आम सेहतमंद लोगों में उन इन्फेक्शंस का चांसेस कम होते हैं। तो अगर सहूलत के लिए लोगों के अगर इसको हम दो बड़ी उसमें डिवाइड करें तो एक वायरसेस की वजह से हो सकता है, एक बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। दो बातें, बैक्टीरिया में फिर बहुत सी फर्दर अक़साम हैं जिसकी वजह से मेनिनजाइटिस हो सकता है। उसमें मेनिंजोकोकल भी हो सकता है, न्यूमोकोकल भी हो सकता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में ग्रुप बी स्ट्रेप भी हो सकता है, इकोलाई भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ अक़साम हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है मेनिनजाइटिस। ये किसी भी उम्र के बच्चों को या बड़ों को हो सकता है। डॉक्टर साहब, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ होती है जिसकी बिना पर, जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया का आपने तस्करा किया, कौन से ऐसे जरासीम होते हैं जिनकी बिना पर सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ सामने आता हो? ये आम तौर पे जो बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार करता है वो बैक्टीरिया की वजह से करता है, और उसमें थोड़े बड़े बच्चों में यानी कि नौज़ायदा बच्चों को अगर हम हटा दें तो उसमें मेनिंजोकोकल एक अक़साम होती है, बैक्टीरिया का नाम होता है, जो मेनिंजोकोकल मेनिनजाइटिस के ज़्यादा चांस होते हैं। उसमें भी फिर सब टाइप्स होते हैं, टाइप ए भी होता है, बी भी होता है, और फिर W13 भी होता है, फिर Y भी होता है, इसमें डिफरेंट C भी होता है, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें जो सबसे तेज़ी से हमला करता है वो B और C आम तौर पे होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस और अमवात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जब ये मर्ज़ शुरू होता है तो उसमें बच्चे की जो अलामात होती हैं वो आम नज़ले, ज़ुकाम और बुखार जैसी होती हैं, और फिर ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से जिसे कहते हैं ख़तरनाक नौइयत अख्तियार कर लेता है, और कुछ अक़साम में इसके जिस्म पे चिकत्ते पड़ना शुरू होते हैं। अब मगरबी अक़वाम में जहाँ पे और मुल्कों में काम करने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ ये केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, और हमारे अस्पताल में तकरीबन 2 साल मुझे पाकिस्तान में हो गए, हम इतने ज़्यादा ये केसेस अस्पतालों में नहीं देखते। तो चूँकि जब मैंने इसका तस्करा एक मीटिंग में किया तो मेरे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इकबाल मेमन साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैलता है, एंड एग्रीड विद माई पॉइंट, कि ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैलता है कि बाज़ दफ़ा वो बच्चे घरों से या तो अपने करीबी अस्पतालों तक भी नहीं पहुँच पाते। इससे कि ये अक्सर होता था कि माँ लेकर आई और आपने नैपी देखी तो उसमें 2 या 3 स्पॉट्स थे ब्लैक, और बाय द टाइम आपकी आंखों के सामने वो बच्चा ब्लैक हो रहा होता था, और अगर उसमें फ़ौरी तौर पे एक्ट ना किया जाए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के जहन में ये बात आएगी कि अगर ये इतना ख़तरनाक मर्ज़ है तो फिर उसके बारे में क्यों बात की जा रही है। ये एक नहायत ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन अगर इसकी वक्त पे तशख़ीस और इलाज शुरू हो जाए तो ये इन्फेक्शन है, ये काबिल इलाज है, और इसकी कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जिसके ख़िलाफ़ अब वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, उन वैक्सीनेशंस को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो हम रूटीन की छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन करते हैं। इस तरह डेवलप मुल्कों में हेपेटाइटिस मेनिंजोकोकल सी की जो वैक्सीनेशन है वो आम, जैसे हमारे यहाँ और 6 बीमारियों की वैक्सीनेशन होती है, DPT की, पोलियो की, इसी तरह मेनिंजोकोकल सी भी अब आम रूटीन वैक्सीनेशन में शामिल है बाज़ मुल्कों में। दूसरी जो ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है हमारे सेटअप में, वो लोग जो कि हज और उम्रे के लिए जब जाते हैं। जी हालांकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में इंसिडेंस मेनिंजोकोकल सी या बी का उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हज और उम्रा एक ऐसा मामला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक ही क्लोज़ इन्वायरमेंट में, एक ही माहौल में जमा होते हैं। अगर आप कभी अल्लाह आपको ले जाए हरम या मस्जिद नबी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक छोटी जगह में एक ख़ास वक्त में बेहिसाब बेशुमार लोग जमा होते हैं। तो जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं वहाँ पर इसके फैलने का चांस ज़्यादा होता है।
इसी तरह जो बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं या जो आर्मी बैरक्स में कैडेट्स रहते हैं, उनमें भी मेनिंजोकोकल बी और सी की शरह जो है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है। और इसकी दो पीक्स होती हैं, एक तो ये अंडर 2 और अंडर 5 होता है, और फिर टीन एजेस में जाकर इसकी दूसरी पीक हमें नज़र आती है मेनिंजाइटिस की, और उसकी एक बड़ी वजह ये है। फिर इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि तकरीबन अगर आप आम नॉर्मल पॉपुलेशन लें तो उसमें 15 से 18 लोग 100 में से ऐसे होते हैं जिनके अगर नाक में से स्वैब टेस्ट किया जाए तो उसमें मेनिंजोकोकल बी आ जाएगा। तो वो कैरियर्स, हमारी ज़बान में वो कैरियर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर होता है लेकिन वो सिम्टम या अलामात और बीमारी शो नहीं कर रहे होते हैं जी। और फॉर रीज़न्स वजूहात की बिना पर जो हमें नहीं पता हैं या हमारे इल्म से मावरा हैं, किसी वक्त जब वो फ्लेयर अप होता है तो फिर वो इन्फेक्ट कर देता है। तो कैरियर रेट तो 15-18% है, लेकिन उसके बाद फ्लेयर अप जो है वो इट कैन बी वेरी डेंजरस, और ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करती है डिज़ीज़। डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया कि 15 से 18% वो लोग हैं जिनके अंदर ये जरासीम पाया तो जाता है लेकिन बीमारी नहीं कर रहा होता। ये बीमारी किस हद तक मुताद्दी है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियां। जी हाँ, ये इस हद तक मुताद्दी है कि अगर क्लोज़ कॉन्टैक्ट, अब क्लोज़ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन भी बड़ा क्लियर है, जो कि अगर आप CDC अटलांटा की वेबसाइट पे देखें तो बड़ा क्लियर उसका है कि वो लोग जो 4 से 6 घंटे साथ रहते हों और पिछले 5 से 6 दिन तक से मरीज़ के साथ हों रोज़ाना उतने वक्त, जैसे डे केयर नर्सरीज़ वाले हैं, हॉस्टल वाले हैं, या अगर बहुत ज़्यादा देर तक, या जो घर में रहने वाले बच्चे, बहन भाई माँ बाप हैं, अगर एक बच्चे को मेनिंजोकोकल बी डायग्नोस हो जाए तो बाकी सारे घर के अफराद को या क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स को फिर हिफाजती दवा या रिफेम्पिसिन एक दवा होती है वो फिर देना ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, किन लोगों को आप सफ़े अव्वल में शुमार करते हैं कि उनको ये बीमारी मुस्तक़बिल में लाहक हो सकती है, या कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये बीमारी सामने आए, इसके इम्कानात दूसरों की निस्बतन ज़्यादा होते हैं? छोटे बच्चे 2 से 5 साल की उम्र के, और फिर टीनेजर्स, और वो लोग जो कि इसकी ऐसी जगह को ट्रैवल कर रहे हों जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का एक जगह जमा होना होता है। इसीलिए जो सऊदी गवर्नमेंट है वहाँ पर ये नेसेसरी है कि आपको वैक्सीनेशन का एक कार्ड होना चाहिए जिसमें कि इस बात की तस्दीक की जाती है कि आपने ये वैक्सीन लगाई हुई है। अशरफ साहब, आपने जब बीमारी का तस्करा किया था आपने कहा था सिंपल नज़ला ज़ुकाम, इससे ये बीमारी शुरू होती है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। किस तरह की अलामात हैं जिनके लिए वालिदैन को मुस्तैद रहना चाहिए, या जिस तरह की अलामात बच्चे में नज़र आएँ तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास ले जाया जाए, क्योंकि बच्चा अपने मुंह से तो कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि मामूली नज़ला ज़ुकाम से शुरू होता है, फिर बच्चे सर में दर्द की कभी कभी कंप्लेन करते हैं, रोशनी उनको अच्छी नहीं लग रही होती, हमारी ज़बान में फ़ोटोफोबिया कहते हैं, यानी कि उन्हें रोशनी अच्छी नहीं लगती, वो अंधेरे कमरे में या आँखों पे हाथ रखना पसंद करते हैं, या कभी कभी उनको गर्दन हिलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या अगर किसी वजह से भी उनकी गर्दन हिलाई जाए तो वो जैसे अपनी गर्दन को सख्त किए रहते हैं, बल्कि कभी कभी तो वो उसे हाइपर एक्सटेंड या पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ लेते हैं, तो उसमें जिसकी वजह से इसको नाम मिला है गर्दन तोड़ बुखार। गर्दन तोड़ बुखार में भी उस अपनी गर्दन को पीछे की तरफ अकड़ा लेते हैं, या इसमें अगर शुरू के स्टेजेस में कभी कभी झटके भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो नज़ला ज़ुकाम से शुरू होती है दवा बीमारी, उसके बाद अगर उल्टियाँ शुरू हो जाएं, या बच्चा सर में दर्द की शिकायत करने लगे, या रोशनी उसको बुरी लगे, या उसकी गर्दन अकड़ने लगे, उसको झटके पड़ने लगें, या उसके ऊपर चकत्ते पड़ना शुरू हो जाएं, जो कि, और उसके लिए ख़ास टेस्ट होता है। जैसे अब ये टम्बलर रखा हुआ है, अगर आपके पास इस तरह का हो जिसमें हमारा पानी रखा हुआ है, इस तरह का टम्बलर हो, और आप उसको उसके ऊपर दबाएं, तो अगर वो रैश डिसअपीयर हो रही है तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छी रैश है। लेकिन अगर आप टम्बलर दबा रहे हो, टम्बलर के नीचे भी आपको रैश नज़र आ रही है, तो डॉक्टरों की ज़बान में उसे नॉन पेटिकियल रैश कहते हैं, पेटिकियल रैश कहेंगे, वो फिर एक ख़तरे की अलामत है। तो इसके लिए वो इंग्लैंड में जो मेनिंजाइटिस रिसर्च फाउंडेशन है मैनचेस्टर वाली, वो टम्बलर टेस्ट कहते हैं इसे, कि आप इस तरह का एक ग्लास लें, इस तरह का नहीं, इस तरह का जो कि वाइट हो, और उसको अगर उस रैश के ऊपर से रोल करें तो रैश फिर भी नीचे से नज़र आएगी। तो अगर वो या अगर आप अपनी उंगली इस तरह से दबाएंगे और हटाएंगे तो फिर भी वो रैश नज़र आएगी, वो डिसअपीयर नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये ख़तरे वाली बात है। कोई भी रैश जो पेटिकियल हो, यानी कि जो दबाने से ख़त्म नहीं हो रही हो, वो उसके लिए फ़ौरी तौर पे, और इसमें टाइम जो होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर रात के 3 बजे हैं तो 6 बजे का इंतज़ार करना मुनासिब नहीं होता है। फ़ौरी तौर पे उसको किसी मुस्तनद मालिज के पास ले जाना ज़रूरी होता है, या किसी बड़े टर्शरी सेंटर पे ले जाना ज़रूरी होता है जहाँ पर उसका इलाज भी शुरू हो सके और उसकी डायग्नोसिस पे भी तवज्जो दी जा सके। डॉक्टर साहब, किस तरह की पेचीदगियाँ इस मर्ज़ के साथ वाबस्ता हैं?
हाँ, इसमें मोटिलिटी यानी कि अमवात और मॉर्बिडिटी यानी कि जो पेचीदगियाँ हैं, दोनों का इंसिडेंस बहुत हाई है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में जो है जो मोटिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा टाइप है और किस स्टेज पे आया है, कैन बी वेरी हाई, एक बात। और जो इसकी वजह से हो सकता है, तो उसकी वजह से अगर झटके शुरू हो गए तो दिमाग को असर हो सकता है, तो उसमें जो फेशियल नर्व्स हैं इनका, या किसी भी क्रेनियल नर्व्स हैं जो 12 सर से निकलती हुई नर्व्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सुनने में असर हो सकता है, उसको देखने में असर हो सकता है। कभी कभी मेनिंजाइटिस के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन में दिमाग में एब्सेस भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको मुस्तकिल कन्वर्जन्स होते हैं और एंटीबायोटिक से फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं होता है। फिर न्यूरोसर्जन्स को जाके उस चीज़ को ड्रेन आउट करना पड़ता है, तो ब्रेन एब्सेस भी उससे हो सकते हैं, सीजर भी हो सकते हैं। और अगर बच्चा छोटा है तो उसको फिर वो फालिज या वो ज़िंदगी भर के लिए मफलूज या सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन इसकी ज़िक्र मैं फिर एक दफ़ा एम्फेसाइज़ करूँगा, इसीलिए किया जा रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है। अगर वक्त पर सही मुआलिज के पास पहुंच जाए तो ये काबिल इलाज मर्ज़ है, इसलिए कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, तशख़ीस के मामले में क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है? इसके स्टैंडर्ड खून के टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कमर के मोहरों के बीच में से नीचे की तरफ से, यानी कि जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं इससे नीचे लंबर रीजन में नीचे से कमर का पानी निकाला जाता है। और कमर का पानी निकालना एक नहायत ही सेफ़ प्रोसीजर है एक स्टैंडर्ड अस्पताल में। और ऐसा हम लोग अपने अस्पतालों में, आपने भी देखा होगा कि हफ्ते में 10 दफ़ा 8 दफ़ा 6 दफ़ा ऐसा काम कर रहे होते हैं। और अगर जो रूटीन के लोग हैं, तो जैसे मेरा जो रेजिडेंट है या मेरा चीफ रेजिडेंट है, ये लोग काफ़ी वेल वर्स्ड होते हैं इस काम में। और इसके सिवा कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो हम इसे 24 घंटे या 48 घंटे के लिए डिफ़र कर देते हैं कि उसके बाद कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इट्स अ रिलेटिवली वेरी सेफ टेस्ट। और जो लोगों के दिमागों में, और ये वहाँ से पानी निकाला जाता है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है, L2 L3 पे, और ये L4 L5 पे जाके निकाला जाता है, यानी कि उससे 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नीचे से हम सिर्फ पानी निकाले होते हैं। इसमें अगर सफाई तरीके से नहीं किया जाएगा, स्टेरिलाइज प्रोसीजर नहीं होगा, तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुस्तनद डॉक्टर हो, मुनासिब अस्पताल हो, कि अगर इसको क्लीन करके स्टेराइल तरीके से एहतियात के साथ किया जाए तो इसका एज सच इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये जो कमर से पानी निकालना है ये डायग्नोस्टिक होता है, इसलिए वो पानी वहीं से निकाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। और उसके ज़रिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। पहला जो इब्तदाई टेस्ट होता है वो मैक्सिमम 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, और जिससे कि अंदाज़ा हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर हम उसे कल्चर करते हैं, जिसमें हमें लैब में उस चीज़ को ग्रो करना होता है। उसमें 48 घंटे से 5 दिन से 7 दिन लग सकते हैं, और उससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है और वो किस एंटीबायोटिक पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर मेनिंजाइटिस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।